जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टोन एज ये देखने की कोशिश करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का भाग है, जो हमारा यूपीएससी, एमपीएससी कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में ये सारा जो कोर्स है वो आता है। जैसे स्टोन एज है, उसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद मौर्यन एज आता है, उसके बाद गुप्ता पीरियड आता है, चालुक्य। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बाकी भी काफ़ी वीडियोस है, यूपीएससी की काफ़ी ट्रिक्स है। उसके बाद जो हमने पॉलिटी की भी सीरीज़ शुरू की है, तो अगर आपको पॉलिटी का पूरा कोर्स चाहिए तो आप मेल कर सकते हो mmBin7102@gmail.com पर। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो मेल कर सकते हो आप। आपको जो बाकी डिटेल्स है वो सारे मिल जाएंगे उस हिसाब से। तो शुरू करते हैं स्टोन एज। तो इसे प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। तो जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री है, वो आप बहुत काफ़ी सारे बुक्स लेकर, काफ़ी सारे सोर्सेज से पढ़कर आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए या टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ जो होते हैं ये काफ़ी होते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियोस आपने देखे तो ये वीडियोस भी काफ़ी है। इसके बाद आपको कुछ भी सोर्स से कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो कि है हमारा फर्स्ट टॉपिक, स्टोन एज। तो इसमें अब हमारी जो अर्थ है ये करीब 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, ये हमें पता है। तब ये जब बनी थी, तब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आइस एज रहा था। ऐसा मानना है जो हिस्टोरियंस है उनका, इनिशियल स्टेज में आइस एज रहा था। अब आइस एज था, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी जगहों पर आइस जो है वो पसरा हुआ था, मतलब स्नो जो है वो पसरा हुआ था। जो अभी हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, आर्कटिक सर्कल में देखने को मिलता है, या फिर ठंड काले में जो हमें कश्मीर में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे जो आइस एज है वो काफ़ी जगह पे था। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड रह जाएगी, बराबर है। हम अगर एनालाइज करने की कोशिश करें कि सिर्फ एक पॉइंट हमें मिलता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें एक पॉइंट मिलता है कि आइस एज है, मतलब काफ़ी स्नो है, तो उस हिसाब से क्या क्या उसके परिणाम आएंगे, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे यहाँ वहाँ, बराबर है। क्योंकि उस टाइम पर जो हमें अभी साधन मिलते हैं घूमने के लिए, जो हमें अभी फैसिलिटीज़ मिलती है वो उस वक्त नहीं थी। तो उस हिसाब से वहाँ पर उन लोगों को घूमने को नहीं मिलता था यहाँ वहाँ पे, या फिर जो सेटलमेंट है वो एक ही जगह पर लिमिटेड रहती थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। तो अब यहाँ पर इनिशियल स्टेज जो है वो आइसिस थी, बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इवोल्यूशन जो है वो 4 स्टेजेस में होता है। जो क्रस्ट का इवोल्यूशन है वो 4 स्टेजेस में होता है। अब जो 4th स्टेज थी, सबसे आखिरी स्टेज थी, उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी, ठीक है। अब क्वाटरनरी की ये 2 भाग है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो प्लेस्टोसीन है, जो मोस्ट रिसेंट है, वो 20 लाख से लेके 10,000 इस बीच है, ठीक है, जो उसका टाइम पीरियड है वो। और जो होलियोसिन है, जो कि अभी प्रेजेंट है, तो वो कितनी रहेगी, 10,000 से लेके अभी प्रेजेंट जो चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन। क्रस्ट जो है उसकी जो 4th स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज है, वो हमने यहाँ पर देख ली है, क्योंकि उसके पहले का देखने के लिए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पहले का ना ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप पढ़िए वही जो पेपर में आता है, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है कि हम सारे सोर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे उसमें कोई मतलब नहीं होता है। यूपीएससी, एमपीएससी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जो आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ज़रूरी है वही आप पढ़िए, तो ही जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो क्रैक हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे जाते हैं। जो ये स्टेज थी, जो मोस्ट रिसेंट स्टेज थी, वहाँ पर हमें जो ह्यूमंस है उनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि वहाँ पर जो ह्यूमंस है वो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अर्ली मैन सीम्स टू मूव अराउंड अफ्रीका। अब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो ह्यूमंस है वो वहाँ रहे होंगे, वहाँ पर उनकी सेटलमेंट रही होंगी, ऐसा माना जाता है। अब क्यों, क्योंकि इंडिया में क्यों नहीं होंगे, भारत में क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनके फॉसिल्स पाए गए नहीं गए हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स पाए नहीं गए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो नहीं रही होंगी इस पीरियड में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जो पैलियोलिथिक एज था, मतलब ओल्ड स्टोन एज,
तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम फ़ोटो से ही काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो दिमाग में बैठ गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या-क्या रहा होगा, किस-किस हिसाब से जो उनकी सेटलमेंट है वो चली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर क्राउड नहीं है और जो लोग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई लोग जो है वेपन्स बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हंटिंग की गई होगी। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम हमें जानने की कोशिश करते हैं पैलियोलिथिक एज में क्या हो रहा था। तो यहाँ पर पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड, और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो आ गया था। अब यहाँ पर हम पहले इसे जनरलाइज़ करके देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो स्टेजेस है इसकी वो भी हम देखेंगे, जो पैलियोलिथिक एज की स्टेजेस है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया था। उसके बाद क्या था, एज द ह्यूमंस जस्ट इवॉल्व हेंस स्मॉल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो जस्ट इवॉल्व हुए थे, इसलिए जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन हेंस नो कम्युनिटी। अब जो पॉपुलेशन जो है वो भी कम थी, तो उस वजह से कम्युनिटीज़ जो है वो भी बनी नहीं थी, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग थे, उसमें क्या कम्युनिटीज़ रहेगी। बराबर है, सब साथ में ही रहते थे, वो पूरी एक कम्युनिटी ही थी। वो साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, या अकेले अकेले भी जाके हंटिंग करते थे, अपना अपना पेट भरना। पता नहीं चलता था ये इंसान अपना दोस्त है दुश्मन है, ये चीज़ें थी नहीं। तो उस वजह से कम्युनिटी जो है वो बनती नहीं थी। उसके बाद मैन मेड शेल्टर्स जो है वर नॉट इवॉल्व, हेंस पीपल यूज टू लिव इन द केव्स। जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा है कि जो मैन मेड शेल्टर्स है, मतलब लोग घर बनाने का जो आइडिया है वो उन लोगों के पास नहीं था। तो उस वजह से वो कहाँ रहते थे, अब शेल्टर तो चाहिए, क्योंकि ठंडी है, आइस एज है, ऊपर से स्नो गिर रहा होगा, बारिश गिर रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो उनको शेल्टर के नीचे रहना ही पड़ेगा। तो पेड़ के नीचे रहने की कोशिश की होंगी उन लोगों ने, मगर उसके बाद भी वो कवर अप नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि आइस था, तो ज़रूरी नहीं है पेड़ों पर पत्ते रहना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती होगी वहाँ पर वो हम एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, मगर जो सेटलमेंट थी उनकी, वो वो लोग जो केव्स हैं वहाँ रहते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नो एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड नहीं हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो भी डेवलप नहीं हुआ था, मतलब लोग यहाँ पर क्या खाते होंगे, तो यहाँ पर उनको हंटिंग पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर वो लोग पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस चीज़ पर थे, तो हंटिंग पर डिपेंडेंट थे। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर नहीं था, इसलिए फूड गैदर किस से करेंगे, वो मैंने जैसा अभी आपको बताया हंटिंग से करते थे। जो भी फूड गैदरिंग हो रही है वो हंटिंग के थ्रू ही होती थी। उसके बाद बेसिक टूल्स जो है वो लगते थे उनको हंटिंग के लिए, तो हंटिंग के लिए जो भी टूल्स यूज़ करते थे वो, जैसा कि आज हम हंटिंग के लिए अगर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आज तो कितने टूल्स डेवलप्ड हो गए, मगर उस वक्त इतने डेवलप नहीं थे। तो बेसिक टूल्स जो थे वही वो लोग इस्तेमाल करते थे हंटिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक टूल्स मतलब क्या है, जिसको शार्पनेस ना हो, या फिर जो टोक होता है वो ना हो, या फिर जो एक पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसे, पॉलिश टूल होता है, वो नहीं होता था। ठीक है, जो बेसिक टूल्स हैं, मतलब अगर पत्थर यहाँ पर दिख गया, उससे ही मारने की कोशिश करना, या उससे ही कोई टूल बना लेना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद रिलीजन जो है वो फाउंड नहीं होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर रिलीजन फाउंड नहीं होता था। और ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर से आपको 2-3 सेंटेंसेस बना के दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये काम ही है, या एमपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो है उनका ये काम ही है कि 4-5 सेंटेंसेस दे दो, उसमें से कौन से सही है वो बताओ, कौन से सही नहीं है वो भी बताओ। तो इस तरीके से इसमें से ही सेंटेंस जो फंसेंगे वो इसमें से ही फंसेंगे, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो। उसका नॉलेज ऑफ फायर, उनको फायर का नॉलेज था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर याद रखिए, इन्हें रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप एक सीक्वेंस से याद रखेंगे, तो आप एक फ़ोटो से भी याद रख सकते हो कि वहाँ वहाँ क्या क्या रहा होगा, क्या क्या चीज़ें रही होंगी। ठीक है, एक लॉजिकल चीज़ भी लगाए तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 3 स्टेजेस है, लोअर है, फिर मिडल है जो ओरिजिनल पैलियोलिथिक एज है, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज है। तो ये हम चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हो रहा था, ये कौन सा है, तो ये है 50 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी तक का। ठीक है, ये एज हो गया लोअर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते थे, तो हैंड एक्स टूल्स, चॉपर्स, ये यूज़ की जाते थे हंटिंग के लिए।
ठीक है। और हंटिंग जो है वो ग्रुप्स में नहीं होती थी, हंटिंग जो है वो अकेला किया जाता, अकेला एक इंसान करता था या फिर उसके साथ एक आधा इंसान चलता होगा कि मैं अकेला तो इतना बड़ा जानवर जो है वो नहीं ला सकता हूँ, तो तू मेरे साथ चल ताकि हम दोनों मिलकर वहाँ पर उसे लेकर आ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हंटिंग ग्रुप में नहीं की जाती थी, इंडिविजुअल होती थी या मोस्टली 2 लोगों में होती थी। ठीक है, उसके बाद स्टोन टूल्स मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। तो ये जो चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए जो स्टोन टूल्स है वो वापरे जाते थे, वो इस्तेमाल किए जाते थे, वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो अर्ली स्टोन एज साइट्स है वो कहाँ हमें फाउंड होती है, तो वैली ऑफ रिवर सोन और सोहन इन पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी भारत में नहीं है वो, अभी वो पाकिस्तान में है, जो पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान में, वहाँ पर रिवर सोन या फिर सोहन जो है वहाँ ये पाए जाते हैं। और बहुत सारे जो साइट्स है वो कश्मीर में भी पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुंसगी जो कर्नाटका में है, और कुरनूल केव्स जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एज के हिसाब से, तो ये आप याद रखिए, दिमाग में रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा ये सारी चीज़ों का, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेंस का अगर जीएस पेपर 1 देखोगे आप, तो उसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के होते हैं, या आर्ट एंड कल्चर। ये तीनों मतलब सेम ही है, ये कोई अलग नहीं है। आर्ट एंड कल्चर आप देखोगे तो इसी का हिस्सा है, ये आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में ये काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मिडल पैलियोलिथिक। अब इसमें ये कहाँ से 50,000 से लेके 40,000 बीसी तक। ओके, इसमें क्या होता है, मिडल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज मेनली बेस्ड ऑन फ्लेक्स, दिस फ्लेक्स शोज मेनी रिलीजन वेरिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मेनी रिलीजन वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, ये जो मिडल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज़ है ये मोस्टली फ्लेक्स पर डिपेंडेंट होती थी। ओके, उसके बाद टूल्स कौन कौन से थे, तो ब्लेड्स थे, पेंट्स थे, बोर बोरर्स थे। ठीक है, ये काहे से बने हुए थे, तो मोस्टली ऑफ फ्लेक्स से बने होते थे। उसके बाद जो आर्टिफैक्ट्स है ऑफ दिस एज आर फाउंड इन सेवरल प्लेसेस ऑफ रिवर नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर जो है उसके आसपास ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमें मिलती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, जो हिस्ट्री हमारी है, जो इतिहास हमारा है, वो हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उससे ही हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें रही होंगी। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी जो सिविलाइजेशंस है ये भी हमें मिली थी, तब जाके हमें पता चला कि इस तरह की सिविलाइजेशंस भी थी। बराबर है, तो ये सारी चीज़ें किसी ने लिखी हुई नहीं है या लिखी हुई हमें पाई गई नहीं है। तो इस तरीके से जो एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे नर्मदा रिवर के पास एविडेंसेस मिले हैं, इससे हमें पता चलता है ये सारे एज के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, ये 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक का है। उसका क्लाइमेट जो है वो स्लाइटली वार्म होने लगा था। ठीक है, हमने पहले देखा था, पहले कौन सा क्लाइमेट था, तो आइस एज था। यहाँ पर स्लाइटली वार्मर होते गया था। ठीक है, अब देखिए जैसा जैसा वार्मर होगा वैसे क्या होगा, जो आइस है वो पिघलने लगेगी। अब आइस अगर पिघलने लगेगी तो हो सकता है वहाँ जो नदियाँ हैं वो बनने लगेगी, पॉन्ड्स बनने लगेंगे। वो बनने लगेंगे तो क्या होगा, जो फ्लोरा एंड फौना है वो बनने लगेगा। अब फ्लोरा एंड फौना अगर बनने लगेगा तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी इंक्रीज़ होने लगेगा या फिर वो भी डेवलप होने लगेगा। बराबर है, तो वही यहाँ पर हो रहा था, वो हम देखते हैं। जैसे ब्लेड्स जो है वो काफ़ी जगह पर फाउंड किए गए हैं, मिनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये फेज़ जो है ये डिस्कवर्ड कहाँ किया गया है, बेमबेटका नियर भोपाल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक एज। अब यहाँ पर देखिए आप, स्लाइटली जो क्लाइमेट है वो चेंज होता गया है, अब ये शिफ्ट हो रहा है वार्मर एज की तरफ। ठीक है, तो उस हिसाब से जो सिचुएशंस है वो भी चेंज होते जाएंगे। ये ट्रांजिशन एज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब नया, न्यू मतलब नया, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो पी, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। ठीक है, तो मेसोलिथिक जो ट्रांजिशन पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी चेंज हो गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फ्लोरा एंड फोना इंक्रीज़ होगा। फ्लोरा एंड फोना बनेगा तो पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, और जो लोग हैं वो शिफ्ट होना शुरू होंगे यहाँ से दूसरी जगहों पर, क्योंकि उन्हें पता लगेगा अब, क्योंकि वो इतने डेवलप हो गए हैं कि अब अगर आइस नहीं है वहाँ पर, अगर वहाँ ज़मीन है तो वहाँ वो जा सकते हैं, वहाँ वो माइग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, टूल जो है वो भी यूज़ हुआ करता था यहाँ पर, कौन सा था, तो माइक्रोलिथिक टूल यूज़ हुआ करता था। उसके बाद लोग जो है
लोग हंटिंग पर डिपेंडेंट रहते थे। उसके बाद उन्होंने फिशिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगा। अगर बर्फ़ पिघलने लगेगा तो क्या होगा, हो सकता है रिवर्स बने, पॉन्ड्स बने, तो उस हिसाब से क्या होगा, जो फिशिंग है वो भी डेवलप हो गई। उसके बाद जो फ्लोरा एंड फौना डेवलप हुआ, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर भी डेवलप होगा। तो वो डेवलप होगा, होने के बाद क्या होगा, जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल का वो भी इंक्रीज़ होगा। बराबर है। नॉलेज ऑफ फायर तो आ ही गया था इन्हें। उसके बाद म्यूरल पेंटिंग्स भी काफ़ी फाउंड किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स की यहाँ पर पेंटिंग मिला करती थी, जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसी तरीके की एक पेंटिंग है। ओके, म्यूरल पेंटिंग जो है वो क्या होती है, तो दो तरफ के पेंटिंग्स होते हैं, म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग मतलब काफ़ी बड़े होते हैं, वेग होते हैं एकदम। ठीक है, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। वो आर्ट एंड कल्चर अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं हम नियोलिथिक एज पर। तो नियोलिथिक एज जो है 5000 से लेके 1800 बीसी तक का है। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये इंक्रीज़ हो गया था यहाँ पर। मतलब देखिए, अब एग्रीकल्चर जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पर। अब एग्रीकल्चर जब इंक्रीज़ हो गया है तो ऑब्वियस है यहाँ पर रेसिड्यूल्स पाए जाते होंगे, क्योंकि राइस वीट का कल्टीवेशन अगर होता है तो रेसिड्यूल्स पाए जाते होंगे। रेसिड्यूल्स अगर पाए जाते होंगे तो वो कचरा जो है वो निकलता जो है, जो रेसिड्यूल होता है, वो उसका क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। अब उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो उन्होंने छोटे से हट्स बनाना शुरू किए। देखिए, सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। मतलब एक अपने को सिनारियो पता चल गया कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या-क्या हुआ होगा और क्या-क्या हो सकता है। ठीक है? तो विलेज सेटलमेंट्स, उसके बाद टूल जो है फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। अब ऑब्वियस है, अगर इंसानों को पता चल गया कि नेचुरल रिसोर्सेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक्सप्लॉइटेशन तो उसका करेंगे ही। ठीक है? उसके बाद एक्सेस, सॉ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड स्टोन टूल्स, बुरीन्स, एडजेस, ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर मिलने लगी थी, यहाँ पर बनने लगी थी। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये हंटिंग के लिए, या फिर जो भी हम जो भी हमारा जो धान्य या फिर जो भी ग्रेन्स हमारे निकलते हैं, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलते हैं, उन्हें जो हम फसलें काटनी पड़ती हैं हमें, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ हुआ करती थी। डेड बॉडीज़ जो है यहाँ पर प्रॉपरली बरीड की जाती थी। ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो डेड बॉडीज़ जो है ये भी बरीड की जाती थी एकदम प्रॉपरली। इससे हमें पता चलता है कि वो कितने हाइजीनिक होंगे। बराबर है, क्योंकि डेड बॉडी जो है उन्हें पता लगता होगा कि डेड बॉडी जो है ये सड़ जाती है, तो इससे हमें क्या करना चाहिए, तो बरीड कर देते थे ज़मीन में। ठीक है, गाड़ देते थे ज़मीन में। उसके बाद अर्लियर एविडेंसेस जो है नियोलिथिक एज का, ये मेहरगढ़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बोलन इन बलूचिस्तान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा एविडेंसेस कहाँ पे पाए जाते हैं नियोलिथिक एज के, तो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा। और आगे है बेलन वैली इन यूपी, कोपानी मंडो एविडेंसेस ऑफ पोट्री, यहाँ पे पोट्री भी पाई जाती थी, पोट्री भी पाई जाती थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चीरान बोन टूल्स भी पाए जाते थे यहाँ पर। डोमेस्टिकेशन किस किस चीज़ का होता था, कैटल्स का, शीप का, बफेलोस का। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे नियोलिथिक एज की। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि आप जितना अंदर घुसने की कोशिश करोगे उतना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है उतनी रहेगी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछते नहीं है एग्ज़ाम में। क्योंकि जो पीएससीज होती हैं उसमें मोस्टली आर्ट एंड कल्चर या फिर एंशियंट हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं 100 में से मोस्टली, जो प्रीलिम्स में होते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर यूपीएससी ऑल्सो, उसमें भी मोस्टली आर्ट एंड कल्चर मिला के 10 क्वेश्चन निकलते होंगे। तो उसमें से भी आर्ट एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो है, ये जो पार्ट है ओल्ड स्टोन एज का, इसमें हार्डली अगर निकला भी तो एक आधा क्वेश्चन निकलेगा। तो आप एकदम डीप में घुसने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो ये वीडियो है इतना सफिशिएंट है, ये अगर आपने देख लिया अच्छे से, ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया अच्छे से, तो आपको दूसरा कोई भी सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।